Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. जैसे कि आप सबको पता ही है कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्लासेस फॉर VLW हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड सर्व एकेडमी। और अभी तक ऑलमोस्ट 23 लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के। और जितना हमें लगता है बाकी चैनल्स पे आप लोगों को अभी तक 4-5 मैक्सिमम वीडियो लेक्चर्स मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक 22 लेक्चर्स हुए। और इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद रहे, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लेक्चर्स को बहुत जल्दी आप लोगों के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि जो सिलेबस है बिल्कुल मिनिमम टाइम में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो लेक्चर्स डेली बेसिस पे लाएंगे, लेकिन कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ सारे लेक्चर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि ये सिलेबस रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, और नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर हम लोगों ने पढ़ा था, रैशनल नंबर पढ़ा था, इरेशनल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था। हम लोगों ने फार्मूलाज देखी थी, समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हम लोगों ने पढ़ा था समेशन ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, समेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। इसके बगैर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़े थे, हम लोगों ने कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे, हम लोगों ने ट्विन प्राइम्स पढ़े थे, हम लोगों ने रिलेटिव प्राइम नंबर्स पढ़े थे। ये हर एक चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज इसलिए करना है क्योंकि आज का टॉपिक भी इसी के साथ इंटरलिंक्ड है। तो आप लोगों को पता होगा कि नेचुरल नंबर्स में हमारा 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर में भी हमारा एक तो ज़ीरो आता था, और ज़ीरो के बगैर बाकी सारे नेचुरल नंबर्स आते थे। फिर हमारा इंटीजर्स होता था, इंटीजर्स में एक तो हमारे ये सारे नंबर्स आते थे, एक तो नेचुरल नंबर्स आता था, होल नंबर में और ज़ीरो आता था, और इनके नेगेटिव हमें आते थे। फिर हम लोगों ने रैशनल नंबर्स देखा कि जो हमने बोला इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वायर बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स देखे थे, और इनमें हमने क्या बोला था, इनको हम P/Q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने लास्ट पे बोला था कि जो रैशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अगर हम इस चीज़ को डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर है, नेचुरल नंबर है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर से बढ़कर बड़ा हमारा होल नंबर है, क्योंकि उसमें एडिशनल ज़ीरो है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर से बड़ा हमारा क्या है, होल नंबर है। क्योंकि इसमें एक तो नेचुरल नंबर्स क्योंकि जो नेचुरल नंबर है अब ये होल नंबर के इनसाइड है, दैट मीन्स एक तो इसमें सारे ये आएंगे नेचुरल नंबर्स, और इसमें ज़ीरो भी ऐड होगा। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि होल नंबर के इनसाइड हमारा क्या है, होल नंबर के इनसाइड हमारा इंटीजर्स है। क्यों है इंटीजर्स, क्योंकि एक तो इसमें हमारे सारे आएंगे होल नंबर्स, और जो नेगेटिव नंबर्स है वो भी इसमें आएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी होगी। उसके बाद हमारे रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स जो हमारे हैं वो रैशनल नंबर इसमें अब आएंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि मैंने रैशनल नंबर के अंदर सारा क्यों लिखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इसलिए लिखा क्योंकि देखो नेचुरल नंबर हमारा फॉर एग्जांपल मैं 2 लूँगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स हमारे सारे रैशनल नंबर है, तो ये इसके अंदर आएगा नेचुरल नंबर। अब अगर होल नंबर की बात करेंगे, इसमें हमें पता है ये ज़ीरो है एडिशनल, क्योंकि बाकी तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स आते ही है रैशनल नंबर के अंदर। अब देखो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अब देखो होल नंबर ज़ीरो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1, क्योंकि 0/1 इज अगेन ज़ीरो। अब देखो इसको मैं लिख पाया इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वायर P इज़ ज़ीरो, Q इज़ 1। अब देखो बोथ 0 एंड 1 आर इंटीजर्स, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स ज़ीरो जो हमारा है ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, इसीलिए मैंने होल नंबर्स को भी रैशनल नंबर में रखा। अब देखो इंटीजर में हमारा एडिशनल आता है, अब क्योंकि जो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो तो हम लोगों ने नेचुरल में चेक किए, फिर जो ज़ीरो आता है वो हम लोगों ने होल नंबर में चेक किया। अब हमें इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स बचते हैं, फॉर एग्जांपल -5। मुझे पता है -5 को मैं लिख सकता हूँ -5 डिवाइड बाई 1, क्योंकि दैट इज़ अगेन
-5। अब देखो ये इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ -5 एंड 1 आर इंटीजर, दैट मीन्स ये भी रैशनल नंबर है, इसीलिए मैंने इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर के अंदर रखा। अब जो बाकी नंबर बचते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 1.5 है, 2.5 है, बाकी जो नंबर्स है जो हमारे नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, होल नंबर्स भी नहीं है, इंटीजर्स भी नहीं है। फॉर एग्जांपल 3/2 इज 1.5, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, इसीलिए मैंने इसको रखा रैशनल नंबर, इससे बड़ा रखा। और इसमें कौन कौन से आएंगे, यही 3/2, 5/2, 7/2, 10/6। अगर हम ऐसे आए, अभी पता नहीं ये फिर टर्मिनेट होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ और एग्जांपल्स लाइक 1.6। अगर मैं इसको लिखूंगा इसमें P बाई Q फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 16/10। ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे तो वो किस में आएंगे, वो हमारे रैशनल नंबर्स में आएंगे। तो ये अब आप लोगों ने अभी तक वेन डायग्राम इसकी देखी कि कौन सा चीज़ किस में आता है। और अब हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, और हमें पता है कि इरेशनल नंबर्स को हम P बाई Q में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको अलग लिखना होगा। ये हमारे क्या बनते हैं, इरेशनल नंबर्स। और अब हमें पता ही है कि रैशनल और इरेशनल जो दोनों मिला के क्या बनाता है हमारा रियल नंबर। ये आप लोगों को ये डायग्राम याद रखनी होगी, सिंपल में आप लोगों को ये डायग्राम याद रखनी होगी। और इससे अब हम क्या कंक्लूड, जो आप लोगों का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नंबर्स, आप कैसे ये कंक्लूड करोगे। यहाँ पे आप लोगों को आप पॉइंट्स याद रखनी है। अब देखो पहला पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है और वो सारे होल नंबर्स है। और आप डायग्राम से अगर देखोगे, अगर कोई छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर है तो हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर होल नंबर के इनसाइड है, हम लिख सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। और आप लोगों को ये भी पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है और वो सारे होल नंबर्स है। पहला स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ये भी हमें पता है कि हर एक होल नंबर इंटीजर है, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 है, वो सारे इंटीजर है। थर्ड, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर में हमारे -3 -2 आते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एज -3/1 -2/1। ये सारे इंटीजर्स है, तो ये भी आप लोगों को पता है। फिर इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हमने क्या बोला, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हम ये भी बोल सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हम ये भी बोल सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर भी रियल नंबर में है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद आप लोगों को क्या रखना है याद, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। दूसरा पॉइंट, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -4 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये भी ठीक है। एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि -4 इंटीजर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। फिर इसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर, ये पॉइंट सब लिखोगे, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। क्यों नहीं है? अब देखो, क्योंकि 3/2 हमारा रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 1.5 बनेगा और हमें पता है कि पॉइंट्स में इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को ऐसे, अब इसको शॉर्ट में याद रखना होगा। नेचुरल नंबर्स से फिर हम लोगों ने होल नंबर्स बनाए, होल नंबर्स से हम लोगों ने इंटीजर्स बनाए, इंटीजर्स से हम लोगों ने रैशनल नंबर्स बनाए, और जो हमारा इरेशनल नंबर है वो अलग टॉपिक है, वो अलग से हम लोगों ने देखा। और दोनों को मिला के हमारा क्या है, रियल नंबर्स। तो आप लोग क्या बोलोगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। फिर एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, और यहाँ पे एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब जब वाइस वर्सा, आप जब रिवर्स देखोगे तो ट्रू नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कुछ रियल नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स नहीं होते। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये चीज़ आप लोग यहाँ तक याद रखोगे। इसके बाद आप लोगों को और एक चीज़ क्या यहाँ पे याद रखनी है कि आप यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले आप लोगों को जो पॉइंट याद रखना है, दैट इज
परफेक्ट नंबर्स किनको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स किनको कहते हैं? A number is said to be a perfect number if the sum of all its factors excluding itself is equal to the number itself. अब देखो क्या मतलब हुआ। मैं आप लोगों को बोलूंगा 6 के फैक्टर्स बताओ। आप लोगों को पता है कि 6 के फैक्टर्स 1 भी है, क्योंकि 1 6 आर 6, 2 भी है, 2 3 आर 6, 3 भी है, 3 2 आर 6 एंड 6 भी है, 6 1 आर 6। अब आप लोगों को क्या करना है कि नंबर क्या है 6, और हमें पता है कि अपना भी इटसेल्फ भी एक फैक्टर होता है, इसको हमें एक्सक्लूड करना है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। अब क्या बचता है 1 2 और 3, हमें इनको ऐड करना है 1 + 2 + 3 3 2 5 = 6। अगर जो ऐड करके वही नंबर आया जिसके हमने ये फैक्टर्स निकाले थे, फिर ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा 28 की। अब इसके फैक्टर्स क्या है? 1 भी है, 2 14 28 वो भी है। इसके बाद 14 के बाद क्या है? 4 7 28 वो भी है, 7 4 28 वो भी है। इसके बाद कौन सा है? 14 2 28 वो भी है, और 28 भी है। और हमें क्या करना है? हमें अपना वाला कैंसिल करना है, 28 कैंसिल करना है, बाकियों को ऐड करना है। 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 14 = 28। दैट मीन्स 28 क्या है हमारा परफेक्ट नंबर। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और एक चीज़ आप लोगों को क्या यहाँ पे याद रखनी है कि जब हमें डिवीजन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें डिवीजन करना होगा 22/5। अब देखो 5 4 = 20, ये आप लोगों को पता है, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उनके लिए 5 4 = 20, तो 2 हमारा ये आया यहाँ पे। अब हमें पता है कि जो ये 22 है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, ये आप सबको पता ही होगा, अभी ज़रूरत है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। 22 हमारा डिविडेंड है। और जो हमारा 5 है, इसको हम डिवाइज़र कहते हैं, डिविज़र कहते हैं, जैसे आप प्रोनाउंस करो, डिविज़र कहते हैं। जो हमारा 4 है, इसे हम कोशेंट कहते हैं, इसे हम कोशेंट कहते हैं। और जो हमारा 2 आया, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और फार्मूला क्या है? फार्मूला जो है, फार्मूला हमारे पास क्या है? जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र, डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, हमारा डिविज़र कितना है? 5 है, कोशेंट कितना है? 4 है, और रिमाइंडर 2 है। 5 4 = 20, 20 + 2 = 22, और वो हमारा 22 हमारा क्या है? डिविडेंड है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे। अब हमें असल में आज यहाँ पे क्या देखना है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है कि जो मैंने बोला कि रैशनल नंबर्स में मैंने क्या बोला, दीज कैन बी written as in the form of p/q where both p and q are integers and q is not equal to 0। और इरेशनल में हमने क्या बोला, इनको हम p/q में नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूँगा 10 / 3 अगर हम डिवाइड करेंगे। अब देखो 3 3 = 9, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, फिर से 10, 3 3 = 9, 3 3 = 9, यहाँ पे 1, फिर से यहाँ पे, यहाँ से फिर से 3 है, यानी कि ये कंटिन्यू 3.3333333 कंटिन्यू आएगा। इसके साथ बाद अगर मैं बोलूँगा 7 / 8, अब देखो 8 7 छोटा है, तो 8 0 = 0, यहाँ पे 7 आएगा, वापस यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 8 8 = 64, यहाँ पे 6 यानी कि 60, तो 8 7 = 56, यहाँ पे 4 0, 8 5 = 40, 8 5 = 40, तो रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा, फिर से 9, फिर से 1 0, फिर 9, फिर 10, यानी रिपीट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये रिपीट नहीं रहा। इसके बाद अगर आप तीसरा वाला देखोगे, अगर मैं करूँगा 1 / 7, अब देखो 7 0 * पहले ही 0, क्योंकि ये छोटा है 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 7 1 = 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 30 बनेगा, 7 4 = 28, यहाँ पे 2, तो 0, 7 2 = 14, यहाँ पे 6 60, 7 8 = 56, यहाँ पे 4 0, तो 7 5 =
35 यहाँ पे 50 यानी कि 7 7 ज़ार 49 यहाँ पे 1, ये 10 बनेगा और हमें पता है कि 10 पहले ही था, यहाँ पे भी 10 था। अब यहाँ पे फिर से 10 आया, यहाँ पे 10 आया, तो जो आंसर हमारा आया 0.14287। अब ये रिपीट होगा, यानी कि अब फिर से 1 आएगा, फिर 42857, फिर से 14287, ये रिपीट आएगा। अब देखो, जो हम लोगों ने पहला डिवीजन किया, हम लोगों ने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो वहाँ पे क्या आया आंसर हमारा 3.3333 कंटिन्यू, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों ने 7 को डिवाइड किया किससे, 8 से, तो हमारा आंसर आया 0.875 और ख़त्म हो गया ये, यानी कि रिमाइंडर 0 आया। फिर हम लोगों ने 1 को 7 से ये किया, तो हमारा आया 0.14287। अब आप लोगों को क्या करना है, पहली बात आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा कि जब यहाँ पे रिमाइंडर, इस वाले केस में रिमाइंडर हमारा क्या बन गया, 0 बन गया, तो ऐसे हम इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इस चीज़ को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि हमने जब डिवाइड किया तो इसमें डेसिमल्स में आंसर हमारा आया, लेकिन किसी जगह ये ख़त्म हुआ, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब देखो, जो ये दो केसेस है, यहाँ पे भी ये कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे 0.142857, फिर से आता 14287, यानी कि कभी ये ख़त्म नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये ख़त्म तो नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ख़त्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, 0.142857, 14287, 1422857। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है, जो आप लोगों को, मुझे लगता है कोई आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बोलेगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने इसको एग्जाम में आते हुए देखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 142857, 142856, यानी कि 6 रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन, और यहाँ पे डिवाइजर हमारा क्या है, डिविज़र हमारा क्या है, यहाँ पे ये 7 है, डिविज़र हमारा क्या है, 7 है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 था, लेकिन यहाँ पे क्या आया, 6। जो रिपीट होते हैं इट इज़ ऑलवेज लेस देन डिविज़र, यानी कि नंबर से मैं नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि डिविज़र 7 था ना, तो रिपीटिंग हमेशा 7 से कम होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, रिपीट होंगे, लेकिन हमेशा डिविज़र जो जितना नंबर है उससे कम होगा। अब देखो यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है, ओनली 1 हो रहा है रिपीट, ओनली 3 हो रहा है रिपीट, 3 मतलब कि सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, यानी कि एक ही, यहाँ पे 6 के बाद रिपीट हो रहा था 142857, 142857, लेकिन यहाँ पे एक के बाद ही रिपीट होता है 3 3, और हमारा ये डिविज़र क्या है यहाँ पे 3, और जो एक ही हमारा है वो लेस देन 3 है, दैट मीन्स जो रिपीट जितने डिजिट्स होंगे दैट विल बी ऑलवेज लेस देन डिविज़र, डिविज़र से हमेशा कम ये होंगे। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये NCERT क्लास 9th टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट लिखा गया है। अब देखो, पहला केस जिसमें ये खत्म हुआ, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आया, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और दूसरा केस जिसमें ये खत्म नहीं हुआ, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। अब देखो, ये दोनों केसेस, क्या ये दोनों केसेस हमारे रैशनल नंबर्स है कि नहीं। आप लोगों को पता ही है कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होने चाहिए, पहली P/Q, और दोनों P/Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ये एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे, जो हमारा पहला केस आया कि 7/8, जो हमारा पहला केस आया, और जिसका रिमाइंडर ये आया 0.875, आंसर क्या है 0.8, यानी कि 7/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.875। अब हमारा 0.875 क्या रैशनल नंबर है, देखो अगर मैं इस 0.875 को ऐसे लिखूंगा, 875 डिवाइड बाई 10,000, क्योंकि 0.3 के बाद था तो डिवाइड, अब देखो 875 डिवाइड बाई 1000 इज 0.875, इसको मैं लिख पाया इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये कौन सा केस है, जो टर्मिनेटिंग केस है, ये लिख पाया मैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बोथ 875 एंड 1000 आर इंटीजर्स एंड 1000 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज रैशनल नंबर। अब हमारा जो दूसरा फिर आता था, हमारा फॉर एग्जांपल जो दूसरा आता था 3.33, यही आता था ना दूसरा हमारा 3.33
3 या हम ऐसे एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ऐसे, मेरा नंबर मैंने जब डिवाइड किया तो मेरा आंसर ऐसे आया 0.3333 यानी कि रिपीट हो रहा है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ये तो ख़त्म नहीं होगा, ये तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको, इस चीज़ को, अब मैं रैशनल नंबर, एग्जाम में यही आएगा आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा 0.333333 जो कंटिन्यू, क्या ये रैशनल नंबर है, यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, देखो मैं लेट x इज इक्वल टू 0.3333 सो ऑन, ठीक है यहाँ तक। अगर मैं बोथ साइड मल्टीपल करूंगा 10 से, 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, यहाँ से भी जब मल्टीपल करूंगा 10 इंटू 0.333 सो ऑन, तो हमारा 10x क्या आएगा 3, क्योंकि 10 से एक पॉइंट इधर जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगर देखो जो ये 3.333 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3.3333, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.33333 एंड सो ऑन। अब देखो 3 पॉइंट जो यहाँ पे आया, ये 3.3333 ये किसके बराबर है, 3.3333 ये 10x के बराबर है, 10x इज इक्वल टू 3। और फिर जो 0.3333 ये किसके बराबर है, 0.333 किसके बराबर है, x के बराबर है, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब देखो यहाँ x प्लस है, यहाँ से माइनस होगा, 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू 3, x हमारा 3/9 दैट इज 1/3, x हमारा किस में हम लिख पाए इसको 1/3। अब देखो यही तो लिखना था ना, क्योंकि x ही हमारा ये इसी को हमें चेक करना था ना, x इज 0.333 क्या ये रैशनल नंबर है, और इसको मैं कैसे लिख पाया 1/3। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये भी रैशनल नंबर है। दैट मीन्स अगर आप लोगों को एग्जाम में आएगा फॉर एग्जाम्पल जो टर्मिनेट होगा 0.875, क्या ये रैशनल नंबर है, आप लोग बोलोगे हाँ है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 875 डिवाइड बाई 10,000। और अगर आप लोगों को, यानी कि ये टर्मिनेटिंग वाला केस था, अब अगर आया नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होगा लेकिन रिकरिंग, जो रिपीटिंग होगा, रिकरिंग इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटिंग होगा, तो इसको मैं p/q में लिख सकता हूं, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को लगेगा कि मे बी पता नहीं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन इस नंबर सिस्टम में अगर कोई पॉइंट समझने के लिए है तो वो बस यही एक पॉइंट है जिसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद अब इसमें बचता है, एक तो बचता है फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का ऑलमोस्ट जो एप्टीट्यूड का पहला पोर्शन उन्होंने दिया है, ऑलमोस्ट वो 70-80% आप लोगों का कंप्लीट होगा। मैं बोल रहा हूँ कि एप्टीट्यूड इन्होंने 2 में डिवाइड किया है, जो पहला पोर्शन है मैं उसी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।